कर्नाटका में विधानसभा चुनाव के करीब 2 महीने बीत जाने के बावजूद भाजपा राज्य में नया अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। दरअसल इन दोनों पदों के लिए पार्टी पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के पुत्र मुंह के साथ लिंगायत और वोकालिंगा के बीच संतुलन बनाने का रास्ता नहीं निकाल पा रही, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही लोकसभा के चुनाव है। ऐसे में पार्टी इन दोनों पदों पर नाम तय करने के मामले में फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। बीते विधानसभा चुनाव के नतीजे ने भाजपा को उलझा दिया है। चुनाव में पार्टी के परंपरागत मतदाता रहे लिंगायत बिरादरी का झुकाव कांग्रेस की ओर हुआ। वोकालिंगा बिरादरी का इस बार जेडीएस की जगह कांग्रेस के प्रति ज्यादा झुकाव नजर आया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का पद के मामले में दोनों बिरादरी के बीच संतुलन साधना चाहती है। अब अड़चन कहां है? तो पहली तो है पुत्र के लिए अड़े हुए हैं येदियुरप्पा। राजनीति से संन्यास की घोषणा करने के बाद येदियुरप्पा चाहते हैं कि हर हाल में उनके विधायक बेटे बीवाई विजेंद्र को दोनों में से एक पद दिया जाए, नेता प्रतिपक्ष बनाए या प्रदेश का अध्यक्ष बनाए। लोकसभा चुनाव सिर पर होने के कारण पार्टी नेतृत्व येदियुरप्पा को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी को अपने सहयोगी सहित राज्य के 28 में से 26 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पार्टी अगले चुनाव में यही स्थिति बरकरार रखना चाहती है। इसके लिए उसके सामने विभिन्न जातियों के बीच चौतरफा संतुलन बैठाने की चुनौती है। अब किन किन नामों पर विचार हो रहा है वो भी जानिए। अध्यक्ष पद के लिए वोकालिंगा बिरादरी से केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, सीटी रवि और सीएन अश्वत्थ नारायण के नाम पर चर्चा हुई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के लिए लिंगायत समुदाय से पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई, बसनगौड़ा पाटिल, यतनाल और वोकालिंगा समुदाय से आर अशोक और सीएन अश्वत्थ नारायण के नाम पर भी चर्चा हुई है। पार्टी इनमें से एक पद ओबीसी या एससी को देने पर मंथन कर रही है। इस क्रम में सुनील कुमार और अरविंद लिंबावली के नाम पर भी विचार हुआ है। बोम्मई जो हैं या बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री रहे और बीजेपी के मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव में उतरे थे। उनका अपना दावा है। कर्नाटक में चुनाव हारने के बावजूद विधानसभा में भाजपा विधायक दल का नेता कौन बने, इसे लेकर पार्टी के अंदर आंतरिक घमासान जारी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस लिस्ट में फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ही कई अन्य दिग्गज नेता भी इस पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। यही वजह है कि कर्नाटक में विपक्ष के नेता के चुनाव को लेकर इतनी देरी हुई है। देरी की एक और वजह भी बताई जा रही है कि विधानसभा का चुनाव हारने के बाद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कर्नाटक में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए तमाम पहलुओं पर गहराई से विचार विमर्श करने के बाद ही विपक्ष के नेता की नियुक्ति करना चाहती है, क्योंकि इस चेहरे पर 2024 लोकसभा चुनाव का दारोमदार रहने वाला है। इसलिए पार्टी हाईकमान लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहती है। अब इस पर कांग्रेस में निशाना साध रही है। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में येदियुरप्पा ने कहा कि पार्टी विधायकों की राय के आधार पर इस पर फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, कर्नाटक विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। 1952 के बाद से पहली बार राज्य में मुख्य विपक्ष के बिना विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के बिना विधानसभा सत्र में हिस्सा लेना दिखाता है कि भाजपा गुटबंदी का शिकार है। उन्होंने भाजपा को सबसे अनुशासनहीन पार्टी करार दिया। कर्नाटक बीजेपी में क्या फूट है, इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई ने विधानसभा चुनाव के दौरान कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेने और पार्टी तथा नेताओं के खिलाफ बयान देकर शर्मिंदा करने वाले 11 लोगों को नोटिस जारी किया है। बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों की जांच करने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया है। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक एमपी रेणुकाचार्य ने भी पार्टी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के इस्तीफे की मांग की है, जिसके बाद उन्हें भी नोटिस दिया गया है। कुल मिलाकर कर्नाटक में बेशक चुनाव के नतीजे बीजेपी के खिलाफ आए, इसके बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी आत्ममंथन करेगी, बीजेपी अपनी तैयारियां करेगी, करती भी दिखाई दे रही है। जेडीएस के साथ उनके नए समीकरण भी बन सकते हैं। लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की ये सीटें महत्वपूर्ण है, खासतौर पर तब जब यहाँ पर 20 सीटों का लक्ष्य लेकर अभी से कांग्रेस उतर गई है। सिद्धारमैया पहले ही कह चुके हैं। तो यहाँ की लोकसभा सीटें बहुत अहम रहने वाली हैं, लेकिन उससे पहले अंदरूनी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस अंदरूनी घमासान का नुकसान बीजेपी को विधानसभा चुनाव के दौरान भी हुआ था। हमने देखा किस तरीके से लक्ष्मण सावदी, जगदीश शेट्टार जैसे बड़े बड़े चेहरे हैं कांग्रेस में चले गए थे। लिंगायत वोटों का एक बड़ा शिफ्ट हुआ है कांग्रेस की तरफ, जो अभी तक नहीं हुआ था। वहीं जेडीएस को जहां मजबूत माना जा रहा था, वहां भी वोकालिंगा वोटों का झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ देखने को मिला है। ऐसा लगा कि कांग्रेस की एक हवा सी चल रही थी। निश्चित तौर पर इसीलिए बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस सामने आई है। अब कांग्रेस के चेहरों की बात करें तो सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही बड़े चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं कुल मिलाकर अब स्थितियां ये बन रही हैं बीजेपी के लिए कि चुनाव कर्नाटक में हारने के बावजूद उनकी समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगला लोकसभा
लोकसभा चुनाव जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर संगठन को कसकर रखना, वहाँ पर संगठन को फिर से खड़ा करना, ये बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती लेकर आया है। एक तो हार के सदमे से उबारना है, कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव करना है, दूसरा एक बार फिर खींचतान चलती दिखाई दे रही है। यही खींचतान बीजेपी को कर्नाटक में भारी पड़ी, कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। अब यदि ऐसा ही चलता रहा तो लोकसभा चुनाव के पहले भी कर्नाटक में बीजेपी की चुनौतियां कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। हालांकि कुछ दिनों का इंतजार करना होगा, देखना होगा कि किन चेहरों पर बीजेपी दांव लगाती है और इन चेहरों पर दांव लगाने के बाद किसकी नाराजगी को सहन करना पड़ता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।